नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, है ना। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 NCERT हिस्ट्री की जो हमारी पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय। और कक्षा 7 की जो हमारी पुस्तक है इतिहास की, उसका नाम है हमारे अतीत भाग 2, है ना। कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका है हमारे अतीत भाग नंबर 1 और कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसका है हमारे अतीत भाग नंबर 2। तो उसका जो प्रथम अध्याय है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए प्रथम अध्याय क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक हजारों वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल। पड़ताल का मतलब होता है जांच करना, ना, एक तरह से उनको उनकी जांच करना, उनको परखना कि क्या क्या परिवर्तन उस समय से और अब तक हो चुके हैं, उनकी पड़ताल हम एक तरह से करेंगे, है ना। देखिए इसमें हमको परिवर्तनों की पड़ताल करनी है ना। बदलाव जो होता है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यानी यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है 1 और 2। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को देखते हैं। ये जो मानचित्र हमको दिखाई दे रहा है इधर, ये मानचित्र है। और इस मानचित्र को गौर से देखिए। ये मानचित्र बनाया किसने था? एक अरब का भूगोलवेत्ता था, ना। उसने इसको बनाया, जिसका नाम क्या था? अल इदरीसी। क्या नाम था? अल इदरीसी। उसने कब बनाया इसको? 1154 ईस्वी में, यानी लगभग 12वीं सदी में, है ना। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये दुनिया के एक बहुत बड़े मानचित्र का क्या है? हिस्सा है। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और इसमें क्या दिखाया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप। दर्शाना यानी दिखाना, है ना। अगला है देखिए मानचित्र 2, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, वो था कौन सा? अरब का। और ये कहाँ का है? फ्रांस का। कहाँ का है? फ्रांस का। मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में, कितना? 1720 यानी 18वीं सदी में बनाया, है ना। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। यानी जो नंबर 1 और नंबर 2 जो मानचित्र नक्शे हैं दोनों एक ही इलाके यानी एक ही जगह के, एक ही स्थान के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। मानचित्र जो बनाए गए हैं, नक्शे जो बनाए गए हैं, एक ही जगह के बनाए गए हैं, लेकिन उनकी बनावट में बहुत फर्क है। क्योंकि ये जो बनाया गया था 1154 में, इसमें और ये 1720 में, इसमें काफ़ी समय का अंतर है, डिफरेंस है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कितना इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए इसमें अब हम मानचित्र 2 आपको दिखाते हैं। एक बार देखिए, ये है मानचित्र 2। ठीक है, अब इसको गौर से देखना है। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 में हमको कितना अंतर दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर 2 मानचित्र है ये हमको आधुनिक मानचित्र के समान दिखाई देता है, लेकिन मानचित्र 1 नंबर है ये काफ़ी भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें काफ़ी अंतर हमको दिखाई दे रहा है ना। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे
और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। यानी इसमें अंतर कितना है, कितना फर्क इसमें दिया गया है कि जो ये नक्शा बनाया गया है अल इद्रीसी के द्वारा, जो 1154 ईस्वी में जो नक्शा बनाया गया, उसमें दक्षिण भारत उस जगह है, किस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। देखिए कहाँ उत्तर और कहाँ दक्षिण, बहुत इसमें अंतर दिखाया गया है। जगहों के नाम अरबी, जगहों के जो नाम दिए गए हैं मानचित्र नंबर 1 में, जो जगहों के नाम दिए गए हैं वो किसमें हैं, अरबी। अरबी यानी अरबी भाषा में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने भी नाम हैं। ठीक है, देखिए कुछ नाम है, देखिए उसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, यानी उस समय उत्तर प्रदेश जो आज का वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम क्या था, कन्नौज, है ना। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यानी अल इद्रीसी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था 1154 ईस्वी में, उसके बाद में जो दूसरा मानचित्र बनाया फ्रांसीसी ने, चित्रकार ने, वो बनाया था करीब 600 वर्ष बाद। कितने, 600 वर्ष बाद। इस काला अवधि में, यानी इस समय के अंतराल में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यानी उस समय की और जब ये मानचित्र बन गया इस समय काफ़ी सूचनाएं यानी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, यानी नंबर 1 के बजाय जो नंबर 2 का जो मानचित्र नक्शा है हमको ज़्यादा परिचित यानी देखा हुआ हमको लगेगा, है ना। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। तटीय इलाके यानी जो समुद्र तट के जो इलाके हैं उनका बहुत बारीकी से, बहुत महीन तरीके से ब्यौरा दिया गया, यानी जानकारी दी गई है। ब्यौरे का मतलब होता है जानकारी देना। उसको देख करके हमको बहुत अधिक आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यानी जो यूरोप के जो नाविक आए थे या व्यापारी जो आए थे हमारे देश में, वो इस नक्शे की सहायता से और हमारे देश में पहुंचते थे। देखिए इसके ऊपर साइड में कुछ दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है मानचित्र नंबर 1, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। यानी इस मानचित्र के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आता है, मानचित्रकार जो हमारे यहाँ पर आया है, देखिए एक फ्रांसीसी मानचित्रकार। मानचित्रकार किसे कहते हैं, छोटा प्रश्न बन सकता है कि मानचित्रकार किसे कह सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसको क्या कहते हैं, मानचित्रकार। ठीक है, आगे देखिए ये नंबर 2 क्या है, नंबर 2, 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले के एट्रस नूवे के अनुसार उपमहाद्वीप, है ना, उसके अनुसार इसको दिखाया गया है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था कि नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखिए अंदर, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, यानी तटीय इलाकों की हमने बात कर ली है। अब इस नक्शे के जो भीतरी यानी अंदर के जो इलाके हैं उन पर भी हमको नजर डालनी है, उनको हमको देखना है। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं? क्या जिस प्रकार तटीय इलाकों के ब्यौरे दिए गए हैं, क्या अंदर के इलाकों में भी इतने ही ब्यौरे या इतनी ही जानकारी हमको क्या दी गई हैं, ये हमको देखना है। जितने समुद्र तट वाले हिस्से में दिए गए हैं, यानी जितना ब्यौरा समुद्र तट के इलाकों का दिया गया है, क्या उतना ही ब्यौरा अंदर के इलाकों का भी दिया गया है। देखिए गंगा के मार्ग को देखें, है ना, इसे किस तरह से दर्शाया गया है, यानी गंगा नदी का जो मार्ग है उसको नक्शे में किस तरह दर्शाया गया है, ये हमको देखना है।
इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच के ब्यौरों को बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? यानी जो ये अंतर तटीय इलाकों में और अंदर के इलाकों में जो अंतर दिखाया गया है, इसका ये अंतर क्यों है, ये हमको आपके ख्याल यानी आपके विचार में है ना, आपके मत में इसका कारण क्या है, तो इसको भी हम जानेंगे, है ना। देखिए आगे, इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। यानी 1154 में जो अल-इद्रिसी के द्वारा मानचित्र बना गया उस समय से, और 2 नंबर का जब मानचित्र बना गया फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा, उस समय मानचित्र अंकन जो एक तरह से अंकन करने का जो विज्ञान था बहुत बदल गया था, है ना। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी इतिहासकार जब बीते युग, प्राचीन काल की जब बात इतिहासकार करते हैं तो दस्तावेजों जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, यानी उन सूचनाओं के बारे में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग पृष्ठभूमियों का उनका ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखिए, नई और पुरानी शब्दावली, है ना। यानी नई और पुरानी शब्दावली में किस प्रकार वहाँ पर अंतर हमको देखने को मिलता है। देखिए, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है उसी प्रकार सूचनाएं स्रोत बदलते जाते हैं, तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। यानी स्रोत बदल रहे हैं, सूचनाएं बदल रही हैं, तो हमको देखना है कि भाषा जो है वो और उसका अर्थ उसके साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। हमने पढ़ा है ऐतिहासिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों को, वो अनेक भाषाओं में हमको मिले हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। यानी जो भाषाएं हैं इनमें समय के अनुसार बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। देखिए, उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, यानी उदाहरण देखें मध्य युग की फारसी, यानी एक तरह से मध्यकालीन भारत में जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यानी मध्यकाल में जिस भाषा का, फारसी भाषा का प्रचलन था, वो भाषा आज की जो आधुनिक फारसी भाषा है उससे बहुत अलग दिखाई देती है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी ये केवल व्याकरण में परिवर्तन नहीं हुआ है, शब्द भंडार में यानी वोकैबुलरी में एक तरह से परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि शब्दों के साथ अर्थों, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी यहाँ तक परिवर्तन हुआ कि पूरा अर्थ ही उसका चेंज हो गया। देखिए कैसे उसको यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार बदल गया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, यानी एक हम शब्द लेते हैं हिंदुस्तान, है ना। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। क्या है? भारत। यानी आज हम हिंदुस्तान को किस अर्थ में लेते हैं? भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने 13वीं सदी यानी मध्यकालीन भारत में एक फारसी के इतिहासकार आए थे, नाम था मिनहाज ए सिराज, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आज से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ निकाला था ना, उसका प्रयोग किया था, वो किस जगह के लिए किया था? देखिए, आज से यानी मतलब है ना, अर्थ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, ना कि पूरे विस्तृत क्षेत्र से। केवल इन इलाकों को ही उसने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी दिल्ली के सुल्तान का जहाँ पर शासन था, जिस क्षेत्र में उसका शासन चलता था, जहाँ का वह शासक था, उस इलाके को ही उसने क्या कहा? हिंदुस्तान
कहा। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जिस प्रकार मुगल सल्तनत का विस्तार होता गया, जिस प्रकार क्षेत्र बढ़ते गए, उसी तरह धीरे धीरे और इस शब्द का भी प्रचार प्रसार बढ़ गया। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान जो शब्द है इसका क्षेत्र तो बढ़ता गया ना, प्रसार होता गया, लेकिन इसमें कभी भी दक्षिण भारत, क्या दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, यानी दक्षिण भारत को है ना कभी भी इसमें नहीं मिलाया गया। ठीक है, इसके विपरीत यानी इसके उल्टे देखिए 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए 16वीं सदी में क्या होता है, इसका अर्थ क्या लिया जाता है हिंदुस्तान शब्द का। देखिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति, यानी उसका अर्थ, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ इसमें समाहित हो गया, वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था। यानी जो 16वीं सदी में जो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ लिया गया, यह अर्थ कुछ कुछ मिलता था किससे, 14वीं सदी के कवि हुए थे अमीर खुसरो, है ना, जिसको उसका प्रयुक्त शब्द जो हिंद है कुछ कुछ उसके समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यानी आज जितना विस्तृत इसका अर्थ हिंदुस्तान का लिया जाता है, उस समय इतना हिंदुस्तान का अर्थ नहीं लिया जाता था। ठीक है, वर्तमान समय में उसका विस्तार बढ़ गया है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यानी किसी भी शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इतिहासकार जो हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यानी प्राचीन काल में उन शब्दों के अर्थों में बहुत परिवर्तन था। ठीक है, उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। यानी प्राचीन काल में हम लेते हैं, एक शब्द ले लो, मान लो क्या है, विदेशी, है ना, सीधा साधा शब्द है विदेशी। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। यानी प्राचीन काल में और वर्तमान में शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, उसको इस शब्द के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए क्या है, विदेशी। तो वर्तमान में हम विदेशी शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। यानी कि भारत देश के निवासियों को छोड़कर अगर कोई भी निवासी है किसी भी देश का, तो वो हमारे लिए क्या, विदेशी है। ठीक है, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। देखिए कितना फर्क इसमें पड़ गया है, कितना अंतर हमको देखने को मिल रहा है। यानी वर्तमान में हम विदेशी किसको कहते हैं, भारत देश का जो निवासी नहीं हो। लेकिन मध्यकाल में इसी शब्द का क्या अर्थ निकलता था, मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति। यानी चाहे वो दूसरे गांव का हो, दूसरे जिले का हो, दूसरे राज्य का हो, दूसरे देश का हो, उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। यानी उसी विदेशी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, परदेशी, और फारसी भाषा में क्या कहते हैं, अजनबी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। यानी नगर में जो जनता निवास करती थी, मनुष्य निवास करता था, अगर उसमें कोई वन में निवास करने वाला आदिवासी माना गया तो वह उसके लिए विदेशी शब्द का ही प्रयोग करते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले
दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी एक गांव के निवासी, चाहे उनका धर्म अलग हो चाहे एक हो, वो आपस में उनको विदेशी नहीं कह सकते थे, जबकि दूसरे गांव से, शहर से, कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति विदेशी कहलाता था। आज तक के लिए इस वीडियो में यही, और कल हम दूसरे वीडियो में आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।